चलिए, अगर अभी कल जो मैंने न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे मेरे को सुजल ने भेजा था, सुजल आप मेरे को फिर से भेज दीजिए क्योंकि स्क्रीन अभी काफी ऊपर चला गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, मुझे एक बार फिर से आप क्वेश्चन भेज दीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, और आपके बाकी किसी बच्चे का भी किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट है, उनको लगता है उनको नहीं आया, प्लीज सेंड योर डाउट्स, उसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करें। सुजल, अच्छा हाँ, यस, डाउट इन क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 एंड 38 to 41। अच्छा, सब में डाउट, चलो गुड। और किसी का क्वेश्चन नंबर 31, गुड। और कोई डाउट? फिर मैं डाउट लेना स्टार्ट करता हूँ। अमित 31 तो कल हमने लिया था बच्चा, कल ही हमने लिया था। नेहा 30 नंबर तो है ही नहीं बच्चा, इसमें 31 से स्टार्ट है। नेहा, आपने सीक्वेंस चेक किया बच्चा? मेरे एंड गलत आ रहा है, अच्छा तुम्हारे एंड, ये तो कल हमने किया था बच्चा 31 वाला तो। चलो पहले 31 करते हैं। लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर विद ए स्पीड दिस। एक्चुअली में ये वैल्यूज यहाँ गलत लिखी है, आपको शीट में वैल्यू करेक्ट है ना। तो स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर हमारा क्या था, हमारा v था ना, v, वेलोसिटी ऑफ वाटर 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है, एन वाटर निकालना है, वाटर का रेजिस्टेंस क्या है। हाँ, इसलिए आपको गड़बड़ है ना, आप समझ में आ गया, आप कर लोगे आप आराम से। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया है, वेलोसिटी ऑफ एयर मतलब हम इसको सी लिखते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो कल सिंपल, कल हमने किया, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका है 34 आई थिंक, है ना, यस, उसका 31 हो गया, अभी 34, इसमें सीक्वेंस में चलता है जो आप लोगों ने भेजे। अब 34, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर। ठीक है, अब एयर से वाटर में जाना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। ओके जी, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है, 1.33। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू द एयर। कल आपको मैंने समझाया था, अगर एयर से वाटर में जा रहे हैं तो जो आपका एन होता है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, वाटर टू एयर। तो आपको वाटर टू एयर का निकालना है, तो आपको कितना दिया, 1.33, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/NW, 1/1.33, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.75। अंडरस्टूड अखिलेश? अभी अखिलेश क्लियर? रिप्लाई करते रहो फटाफट जी जिसका डाउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, 34 था, यस। 35 है किसी का? 35 किसी का नहीं, आई थिंक 34 हो गया। उसके बाद हम लेते हैं 37, 38, 39, 40, मतलब 37 के बाद सारे। 37 के बाद, तो ये भी आपको मैंने कल कराया था, यस, मैं 37 के बाद अभी सारे करा देता हूँ, ठीक है आपके। ओके, अनुष्का का 35 भी है, चलो गुड। चलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास, ठीक है। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, सेम चीज। अभी आपका ग्लास एयर टू ग्लास जा रहा है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। अगर ग्लास टू एयर जाएगा तो रेसिप्रोकल कर दो 1/n, तो 1/1.5, आंसर आपका आएगा 0.66, एकदम सेम। ठीक है अनुष्का, चलो गुड। अभी 37, बहुत इजी है, कल मैंने आपको बता भी दिया था, पर आप लोगों ने ट्राई करिए। ये वाला, ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ। कल आपको मैंने बताया था, एपरेंट डेप्थ इक्वल टू 4/3, 3/4 था ना, सॉरी 3/4 था ना, 3/4 ऑफ रियल डेप्थ, ये था, ये अनुष्का, ठीक है। एपरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 ऑफ रियल डेप्थ, किसके लिए, वाटर के लिए, आपको मैंने कल वाटर के लिए बताया था। तो आपको क्या निकालना है, एपरेंट डेप्थ निकालना है। ए डी इक्वल टू 3/4 इंटू 20, ये कल हमने किया था, देखो 15 सेंटीमीटर। आप इससे कंफ्यूज हो गए ना, इंडेक्स 4/3, ठीक है, आपका ये देखो 4/3 है, देखा जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूले में देखोगे तो रियल डेप्थ इक्वल टू 4/3 एपीरेंट डेप्थ। ये वाटर इंडेक्स किसका है, वाटर का है। एपीरेंट डेप्थ किस में देख रहे हैं, वाटर में देख रहे हैं। रियल डेप्थ किस में दिखाई देगी, एयर में।
रियल डेप्थ किसमें देखेंगे? एयर में। अगर वहां समझो कोई पानी नहीं, तो पॉइंट कितना दूर है? 20, पॉइंट कितना, पॉइंट का डेप्थ कितना है? 20 सेंटीमीटर है। अभी पानी आ गया उसमें, पॉइंट में, उसमें क्या हो गया? अभी पानी आ गया, तो पानी आने से क्या होगा? ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो वाटर का है, उससे उसकी डेप्थ कम हो जाएगी। गॉट इट सुजल? जिसको भी डाउट था 37 ओके करते रहो, अगर आपका डाउट क्लियर होते चले। सेम, ए वाटर टैंक अपीयर टू 4 मीटर डेप्थ। अब आपको अपीयरिंग दे दिया, तो मतलब आपको ए अपीयर डेप्थ दे दिया कितना? 4 मीटर। अच्छा, ए वाटर टैंक अपीयर टू 4 मीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। जो ऊपर से देखेंगे तो कितना डीप दिखाई देगा? 4 मीटर। इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको एन दिया है, एन वाटर 4/3, एक्चुअल डेप्थ निकालना है, मतलब रियल डेप्थ आपको निकालना है। तो हमारा सेम फॉर्मूला, AD इक्वल टू 3/4 ऑफ RD, इसको यूज करो सिंपल। तो ये कितना है? 4, ये 3/4 RD, ये यहाँ चला गया, तो 16/3 कितना आ जाएगा? 5.3 सेंटीमीटर रियल डेप्थ। ओके सुजल, क्लियर अभी? तो आपका 38 भी क्लियर। बहुत इजी न्यूमेरिकल थे, आप लोगों ने शायद ट्राई नहीं किया मुझे लगता। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रियल डेप्थ निकालना है फिर से। व्हेन द बॉटम अपीयर टू बी रेज्ड बाय 1 मीटर, है ना? आपको क्या करना है अभी? आपको रियल डेप्थ निकालना, RD। आपको अपीयरेंट डेप्थ दिया है कितना? 1 मीटर। देखो, इट अपीयर टू रेज्ड बाय 1 मीटर, ठीक है। तो और हमको वाटर का कितना दिया है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/, तो मेनली ये सारे केस वाटर वाले हैं। तो सेम चीज, AD इक्वल टू 3/4 रियल डेप्थ, ये कितना दिया? 1, 1 इक्वल टू 4/3 RD। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, इसमें एक हल्का सा क्या है वो बता देता हूँ आपको। इट अपीयर टू रेज्ड, रेज्ड बाय 1 मीटर, अपीयर टू रेज्ड। देखो क्वेश्चन थोड़ा इसमें हल्का सा चेंज कैसा है, ये आपको मान लो पॉन्ड है, इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। इसमें आपका ये पानी है, ये आपका पानी है, ये आपका समझो कॉइन है, ये आपका सरफेस है, ये आपको इस लोकेशन पे दिखाई दे रहा है, इमेज यहाँ पर बन। तो ये उसने बोला 1 मीटर है, इट अपीयर टू रेज बाय 1 मीटर, ये उससे एक ऊपर मीटर दिखाई दे रहा है। तो ये डेप्थ कितना हो जाएगा? इसको एक्स ले सकते हैं, इस पूरे को मान लो एक्स ले लूं, तो ये वाला क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 1। सपोज समझ आया चीज? मान लो इसका पूरा डेप्थ कितना है? एक्स, ये कितना ऊपर हो गया? 1 मीटर। तो ऊपर का पार्ट कितना बच गया? x-1। तो मेरा अपीयरेंट डेप्थ कितना है? x-1। RD कितना है? x, ठीक है। अब का फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? अपीयरेंट डेप्थ मतलब x-1 इक्वल टू 3/4 ऑफ x, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने बस थोड़ा रेज्ड बाय 1 मीटर, ध्यान रखना। अगर रेज्ड 1 मीटर होता, अगर ये बाय नहीं होता, मान ये बाय शब्द नहीं होता, रेज्ड 1 मीटर, तब अलग बात। और रेज्ड बाय 1 मीटर, तो ये होगा 4x माइनस 4 इक्वल टू 3x। तो 4x माइनस 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मीटर। अंडरस्टूड? क्लियर सबको? फटाफट न्यूमेरिकल्स में तो एकदम तुम्हारा स्पीड एकदम फास्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 40, a jar 15 centimeter long is filled with transparent liquid, okay. When viewed from the top, its bottom appear to be 12 centimeter below, है ना। तो वापस एक जार है आपका, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। When viewed from the top, its bottom appear to be 12 सेंटीमीटर from below, मतलब नीचे से आप देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? यहाँ से समझो 12 सेंटीमीटर आपको दिखेगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। मतलब आपका अपीयर डेप्थ 12 सेंटीमीटर, रियल डेप्थ 15 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है, ओके। इसका मतलब आपका AD इक्वल टू, एक्चुअली में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का 1/, होता है वो। अगर इसको लेते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वो क्या था? 1/n, जो भी आपका है, और ये आपका RD,
ठीक है, एडी कितना है 12, 1/n, आरडी कितना है 15, n इक्वल टू 15/12, तो कितना आ गया 1.25, इसका यूनिट नहीं होता। अंडरस्टूड अभी जिसका भी डाउट था? इज इट क्लियर सबको? चलो गुड। सर आई डिस गॉट डिस्कनेक्टेड ड्यू टू नेटवर्क इशू, कैन प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 37? हाँ इससे ओके। चलो सुजल तुम्हारे लिए फिर से 37, बाकी सब तुम्हें बाकी समझ में आ गया सबको? बाकी सुजल आपको सब समझ में आ गए? सुजल बाकी सब समझ में आ गया? फिर से 37 डिमांड है हमारे सुजल भाई का। सुजल प्लीज रिप्लाई, आप ग्रुप में हो, मैं फिर से समझाऊं आपको? ओके यस। चलो देखो आपको क्या दिया है, ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर, मतलब आपका डेप्थ दिया है, रियल डेप्थ 20 सेंटीमीटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 4/3, एपियरेंट डेप्थ आपको निकालना है। कल हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था, एपियरेंट डेप्थ सुजल ऐसे क्यों करता बच्चा? चलो एक बार सुजल के लिए रिवीजन ले लो, ठीक है? मैंने कल आपको एक फॉर्मूला दिया, एपियरेंट डेप्थ इक्वल टू 3/4 ऑफ रियल डेप्थ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रियल डेप्थ इक्वल टू 4/3 ऑफ एडी। इसका मतलब रियल डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एडी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं है सुजल, नेटवर्क में आपका कोई हाथ नहीं है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, रियल डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या जो भी एलिमेंट है, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हाँ प्रणव बताऊंगा मैं, 39 डोंट वरी, 37 के बाद बता, ठीक है? तो रियल डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एडी। तो चलो पुट करते जाओ, वैल्यू पुट करेंगे। रियल डेप्थ कितना दिया 20, तो 20, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, क्या निकालना है एपियरेंट डेप्थ, हो जाएगा, ठीक है? इसको कटिंग करेंगे 5, ये 3 यहाँ चला गया, तो एपियरेंट डेप्थ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दोनों फॉर्मूले करेक्ट, आप ये फॉर्मूला यूज करो, ये भी करेक्ट है, ये यूज करो, ये भी करेक्ट है। याद करने के लिए आपको ये इजी पड़ेगा। कई बार उसका आपका वाटर की जगह, कई बार आपको हो सकता है वाटर की जगह कैरियोसिन आ जाए, है ना, टर्पिन आ जाए, कोई दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है ना, ठीक है? इसलिए आप ये फॉर्मूला याद रख लो, रियल डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एक्चुअल डेप्थ, डेप्थ याद रहेगा सबको? ओके जी, चलो फटाफट अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। चलो 38 सेम चीज, आपको क्या दिया है, ए वाटर टैंक एपियर टू 4 मीटर डीप, तो ये इसका रियल डेप्थ 4 मीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.3, क्या निकालना है एक्चुअल डेप्थ, निकल जाएगा तो आराम से, है ना? ये आपका एपियर डेप्थ, आर डी इक्वल टू 4/3 इंटू 4, तो ठीक है 16/3, 5.3 सेंटीमीटर, सेम चीज मीटर, सॉरी। चलो क्वेश्चन नंबर 39 समझा देता हूँ फिर से, क्योंकि उसमें एक अलग चीज था, प्रणव को नहीं समझा, ये समझा देता हूँ, क्या इनको सबका ध्यान रखना जरूरी है ना। चलो गुड। तो मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन कैसा है, एक स्विमिंग पूल है ऐसा, इसका डेप्थ कितना है नहीं पता आपको, ठीक है? इसने कहा जब ऊपर से इसको देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, वो यहाँ पर समझो, यहाँ पर कोई कॉइन रखा है, यहाँ पर कैसा है आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, जब उसको ऊपर से देखोगे, यहाँ पर आपकी आई है ना, यहाँ से आप इसको देख रहे हो, ये आपको यहाँ दिखाई देता है, इसकी इमेज यहाँ बनती है, ये इमेज कितनी है 1 मीटर ऊपर दिखती है आपको, ये इट इज अपीयर टू बी रेज्ड बाय 1 मीटर, ऊपर 1 मीटर ऊपर ऊपर दिखाई देता है, ठीक है? तो मान लो मैं इस पूरे को क्या मान लेता हूँ x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1। ये समझ में आया प्रणव आपको? दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रणव सुजल प्लीज रिप्लाई फटाफट। यस चलो, तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा रियल डेप्थ, ये हमारा क्या होगा एक्चुअल डेप्थ। तो सेम फॉर्मूला, आर डी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू ए डी, तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, आर डी कितना है एक्स, ठीक है? ये कितना है आपका, तो हमने कुछ और गड़बड़ तो नहीं किया?
और x -1। हाँ, अच्छा, गिवन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 4/3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 3x इक्वल टू 4x -4, तो 4x - 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मीटर। अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई। प्रणव एंड सुजल फटाफट। ठीक है, आपका सेम क्वेश्चन नंबर 40 सेम है। ओके, अभी किसी का कोई डाउट बचा होता है? 41 भी डाउट था किसी का? आई थिंक ये मैंने आपको कल ही कराया था भाई, ये आपको मैंने कल कराया था। 10 की पावर -11 सेकंड। जिन लोगों ने कल क्लास लास्ट में भाग गए थे अटेंडेंस देने के बाद, ये उनको समझ में नहीं आया है ना? ये वही बच्चे ना जिन्होंने लास्ट में क्वेश्चन अटेंड नहीं किया। हाउ मच टाइम विल द लाइट टेक टू क्रॉस द 2 mm ग्लास? ये कल हमने क्वेश्चन किया था। एग्री? किसी को डाउट है वाला क्वेश्चन? अभी बताओ फटाफट। वेलकम माय डियर सुजल, डोंट वरी। ओके, अभी है किसी को 41 डाउट? फिर से आगे चल सकते हैं। और कोई न्यूमेरिकल किसी का कोई और छूटा हो डे 4 में? तो न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में जरूरी है। अगर आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करोगे, आपको 12th में ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। किरण, कल तुमने क्लास में तुम तो कल आए नहीं, तुमने कल छुट्टी मारी, तुमको लगा कि ऑफ चल रहा है। कल पता है किरण को क्या लगा? किरण ने दिखा रिवीजन में ऑफ है, तो किरण को लगा कल छुट्टी है, भाई साहब ने क्लास ही अटेंड नहीं किया। किरण, तुमने कल का रिकॉर्डिंग देखा? अगर रिकॉर्डिंग देखा तो क्वेश्चन समझाऊंगा। रिकॉर्डिंग देखा तुमने? चलो तो क्वेश्चन क्या कहता है, चलो बता देता हूँ। किरण अच्छा बच्चा है, मेहनती है, ठीक है। तो इसने कहा इसमें से लाइट पास हो रही है और इस ग्लास में से जाएगी। बताओ लाइट के ग्लास को पास करने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। हमको मालूम है टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस किसका? ग्लास का थिकनेस, ग्लास थिकनेस। अब यहां से कौन सी स्पीड जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। हमको इसमें से टाइम निकाला भाई, यहां से जब एंटर किया और जब ग्लास को उसने छोड़ दिया, तो भाई उसने कितना टाइम लिया उसको करने। तो ग्लास का थिकनेस क्या हो गया? डिस्टेंस। और इसके अंदर से जो ग्लास के अंदर से जो लाइट ऑफ स्पीड रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? स्पीड। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कैसा है? यस, हमको सी मालूम है। सी कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर। और हमारा फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू सी अपॉन वी, सबसे पहला फॉर्मूला है ना। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास या मीडियम। ये हमको मालूम है कितना? 3/2। ये कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको नीचे क्या मिलेगा? स्पीड किसका? स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास। 3 से 3 कैंसिल, 2 यहाँ चला गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी हमको क्या मिल गया? d मिल गया। यस, d हमको पता है। हमको s मिल गया। यस, क्या निकालना? टाइम। तो t इक्वल टू d कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अच्छा सॉरी, ऊपर थिकनेस आएगा, सॉरी। यस, ऊपर थिकनेस है। तो देखो थिकनेस कितना दिया आपको? 2 mm। 2 mm मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। तो 2 × 10⁻³ मीटर, ये इसका क्या आ गया? थिकनेस। स्पीड कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 से 2 कैंसिल, ये 8 ऊपर जाएगा, तो t इक्वल टू आ गया 10⁻11 सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल। क्लियर? अब कोई डाउट किसी को किसी भी न्यूमेरिकल में? तो आपको हर न्यूमेरिकल ऐसे ही आना चाहिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एकदम ऐसा मजबूत हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम नए टॉपिक पर बढ़ते हैं, लेंसेज। ठीक है, अच्छा प्रार्थना का फिर से एक डाउट। ओके, चलो 42 भी देख लेते हैं फटाफट, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया है, तो एन डायमंड 2.47, हमेशा डाटा लिखना सीखो। एन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.51। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल्स इन द ग्लास देन इन द डायमंड? ठीक है, तो हमको कंपेयर कैसे करेंगे?
अब पहले दोनों का क्या निकालेंगे, हमको इसका निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन द डायमंड एंड वेलोसिटी ऑफ द स्पीड इन द ग्लास, दोनों चीज निकालना। ठीक है, तो दो पार्ट है, तो हम वही सेम चीज यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पहले हम डायमंड का निकालते हैं, एन डी इक्वल टू सी अपॉन वी, है ना। तो एन डी कितना दिया है 2.47, सी हमको मालूम है कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये हमको वी निकालना है। इससे हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन डायमंड, यहाँ सबको क्या मिल जाएगा वी डी। तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाई 2.47, डिवाइड मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, उससे हम क्या निकालेंगे वी जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, वो भी सेम रहेगा 3 इंटू 10 की पावर 8, नीचे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.51। अब इसने पूछा भाई कौन सा फास्टर ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब हमको मालूम है एक मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम डायमंड है। ये आपका डायमंड हो गया और एक ग्लास हो गया। हमने जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़े हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, ये रेयरर होता है और ये डेंसर होता है, पढ़ा था सबने, है ना। तो इसका मतलब रेयरर में लाइट ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी एज कम्पेयर टू डेंसर। इसका मतलब ये Vg विल बी ग्रेटर देन Vd। हाँ, Vg इज ग्रेटर देन Vd। बस अब क्या करो Vg अपॉन Vd कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो Vg कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, नीचे 1.15 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2.47, इसको कैंसिल कर दिया। इसके हमको एक फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, अगर आपको कभी भी कंपेयर करना है कि किस में लाइट फास्ट ट्रेवल करेगा, किसमें लाइट फास्ट ट्रेवल करेगा, तो आपका फॉर्मूला क्या है, ये Vg किसका है डायमंड का, तो लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। आपको क्या कंपैरिजन आएगा भाई, वेलोसिटी किसके अंदर से फास्ट ट्रेवल करती है ना, ये दोनों कैसे हो गए इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। गॉट इट, अंडरस्टूड, रास्ता क्लियर बच्चा। स्पीड फास्ट तो नहीं है कोमल, बताने की स्पीड फास्ट तो नहीं मेरी। एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं ना, मेरा खून एकदम उबाल में आ जाता है, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल्स बहुत पसंद है। मेरे को थ्योरी में तो मजा नहीं आता जितना मेरे को न्यूमेरिकल्स में। तो जैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं मेरे को लगता है अब काम की चीज आ गई, अब काम की चीज आ गई। ठीक है, चलो गुड। अब थ्योरी पार्ट में क्या है, थोड़ी बोरियत होती है, जैसे मैं भी कई बार थ्योरी बहुत बोर हो जाता हूँ। चलो गुड, अब हम देखते हैं लेंसेज। तो जिस टाइम हमने मिरर पढ़े थे उस तरह लेंसेज भी होते हैं। मिरर और लेंसेज में एक ही डिफरेंस होता है, आपका मिरर में क्या होता है, आपको एक ही सरफेस दिखाई देता है ना। मिरर में कैसा होता था, आपका ऐसे होता था या आपका ऐसे होता था, ये हमने देखा था, है ना। तो आपका इसमें क्या होता था, एक सरफेस आपका कैसा होता था, ऑब्जेक्टिव होता था। लेंसेज आप कह सकते हो, दो मिरर्स को आप कंबाइन कर दो ऐसा, ये आपके क्या बन जाते हैं, लेंसेज बन जाते हैं। वहां भी आपके दो मिरर थे, यहाँ भी आपके दो लेंस थे। वहां भी कनकेव मिरर था, कन्वेक्स मिरर था, यहाँ भी आपका कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है। ठीक है जी। अब हमने क्या देखा था, आपका जो मिरर होता था वो मिरर किससे बनता था, किसी स्पेयर को हमें कट कर देते थे, है ना, ऐसे होता था ना। भाई हमने क्या किया, ये आपका क्या होता था, एक सर्किल होता था, स्पेरिकल ग्लास होता था। हम इसमें से क्या करते थे, इस वाले पोर्शन को, ये पोर्शन हमारे काम का नहीं, इसको हम हटा देते थे, ये पोर्शन हमारे किसी काम का नहीं, हम केवल हाफ पोर्शन लेते थे। ठीक है, और इसको पीछे से हम क्या कर देते थे, पॉलिश कर देते थे, है ना। या कई बार हम ये वाला पोर्शन लेते और इसको पॉलिश कर देते। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेरिकल ग्लास से हमारा काम चल जाता है। पर मिरर के केस में, लेंस के केस में क्या होता है, आपको दो स्पेयर यूज करना है। अब देखो अगर आपको बनाना है भाई मिरर कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, आपको दो सर्किल लेने हैं और दोनों को क्या करना है, दोनों को क्रॉस सेक्शन करवा दो ऐसे। ये समझो आपका एक सर्किल मतलब स्पेरिकल, और आपका दूसरा ऐसा। ठीक है जी, दोनों का रेडियस सेम रहता है। ठीक है, इसमें जो हम बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला समथिंग लाइक दिस, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है दो स्पेरिकल ग्लासेस का, इसको हम कहते हैं
लेंस, और ये कौन सा लेंस होता है, इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस। कई बार कंफ्यूजन होती है कनकेव होगा कन्वेक्स होगा, तो अब मिरर को याद रखो। मिरर में देखो कन्वेक्स कैसा होता है, ऐसा होता था, बल्ज बल्ज बाहर होता था कन्वेक्स में, और कनकेव कैसा होता था, ऐसा होता था। तो अगर आपको ये याद है कि जो जो बल्ज शेप होता है वो क्या होता है, कन्वेक्स। बल्ज वाला क्या होता था, कन्वेक्स। तो मिरर लेंस में भी देखो, इसके फ्रंट में आप दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ ये कैसा है, बल्ज आउट हो रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। और कनकेव कैसा, जो अंदर की तरफ जाता है, तो देखो इसको अंदर, ये अंदर की तरफ चला गया पोर्शन, ये भी अंदर की तरफ चला गया, इसको कहते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पेरिकल लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव मटेरियल विच इज बाउंडेड बाय द सरफेस। नॉर्मली जो लेंस होता है स्पेरिकल रहता है नॉर्मली। कई बार आपको ऐसा भी लेंस देखने को मिलेगा, ऐसा होगा, सॉरी, ये ऐसा, यहाँ पर ऐसा, और एक तरफ उसका प्लेन सरफेस होता है, समथिंग लाइक ऐसे भी लेंस होते हैं। तो भाई कैसा, ये कोई देखो, ये हम जो मिरर यूज कर रहे हैं, लेंस यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी एप्लीकेशन होती है। कोई एप्लीकेशन ऐसा होता है जहां पर आपको केवल वन पार्ट आपको स्पेरिकल चाहिए और आगे आपको प्लेन चाहिए, कि रिफ्लेक्शन मुझे एक ही पार्ट से चाहिए, मुझे दोनों पार्ट से रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बार दोनों सरफेस कन्वेक्स भी हो सकते हैं, कनकेव भी हो सकते हैं, और एक आपका प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, तो लेंस दो कैटेगरी होती है, कन्वेक्स और कनकेव। इनको, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग भी कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग भी कहते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कनकेव में, मिरर में जब हम पढ़ रहे थे, हम वहां पर हमने पढ़ा था वो क्या हो रहा है, तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, एक मिनट, हाँ, मेरा इरेजर गायब हो गया था, उसको ढूंढ रहा था मैं। Yes. अब कन्वर्जिंग उसमें भी अब इसमें था, तो देखो ये जो होता था मिरर, मिरर के केस में क्या होता था, आपकी रेज आती थी और टकरा के देखो सारी एक जगह इकट्ठी होती थी, इसको हम क्या कहते थे, कन्वर्जिंग कहते थे। यस, इसको हम क्या कहते थे, कन्वर्जिंग कहते। क्यों, क्योंकि सारी रेज एक जगह आके इकट्ठी होती थी। और कन्वेक्स में क्या होता था, रे आती इधर चली आती, इधर आएगी इधर चली, वो बाहर की तरफ डाइवर्ट होती थी, इसलिए इसको हम कहते थे डाइवर्जिंग। पर लेंस के केस में उल्टा होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग। तो ये आप जब रे डायग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसको कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग क्यों। तो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसमें सारी रेज एक जगह मिलती हुई दिखाई देती, कन्वर्ज हो रही है, मतलब कमिंग टुगेदर, है ना, कमिंग टुगेदर मतलब कन्वर्जिंग। और कनकेव में सारी डाइवर्ट हो रही है, दूसरी तरफ जा रही है, डाइवर्जिंग मतलब डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंपल सा डेफिनेशन आपको दिया गया है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये थिक होते हैं सेंटर पे और एजेस पे एकदम थिन होते हैं। एक सेंटर पे थिक होते हैं, सबसे ज्यादा थिकनेस सेंटर पे होती है, और यहाँ पर दोनों थिन होते हैं। जबकि आप कनकेव में देखोगे, ऊपर से थिक ज्यादा होते हैं, सेंटर पे थिन कम, एकदम दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, यस, अब इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें जैसे हमने मिरर में कई टर्म्स पढ़ी थी, अपर्चर पढ़ा था, हमने पोल पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सेस पढ़ा था, फोकस पढ़ा था। तो सेम लेंस में हमको लगभग सेम चीजें फिर से पढ़ी। ठीक है, तो सेम अपर्चर, हम जब कनकेव की बात कर रहे थे, जब मिरर की बात करते थे, ये जो पोर्शन होता था, तो इसको हम क्या बोलते थे, अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर। इस केस में भी हम जो ये होता है अपर्चर, इसको बोलते हैं अपर्चर। द अपर्चर ऑफ द लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। ये जो आप ए और बी को जो हम ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं अपर्चर। इस केस में इसको बोलेंगे अपर्चर, इस केस में हम इसको बोलते थे अपर्चर, ये चीज। ठीक है, इट इज ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर एज ऑफ द लेंस, इसको कहते हैं इसका अपर्चर। ये ज्यादा काम नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए लेंस वेदर कन्वेक्स हो कनकेव हो हैज टू स्पेरिकल सरफेस। हम सबको मालूम है भाई, ये कन्वेक्स कैसे बनता है, जब दो सर्किल्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। तो इसका सेंटर क्या है, C1, इसका सेंटर क्या है, C2। तो हमारे लिए ये वाला पोर्शन काम का, हमारे लिए सिर्फ इतना पोर्शन काम का, हमारे लिए कौन सा पोर्शन काम का है, केवल ये पोर्शन काम का है।
तो एक जो एक पार्ट आया वो एक उससे सर्किल से आया और दूसरा दूसरे सर्किल से आया। तो इसका जो भी सेंटर होता है, ये C1 और C2, देखो वहां पर एक सेंटर होता था, यहाँ पर दो दो सेंटर होते, ठीक है। इसको सेम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए लेंस वेदर कन्वेक्स और कनकेव, यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, इसलिए हम C1 C2 भी लिखते हैं, कई बार इसको C1 डैश और C2 डैश भी लिखते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए फिर प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो वही सेम चीज है, इमेजरी लाइन जो पास ऑन होती है, ये वाला जो आप लाइन देखते हैं, ये वाला जो दोनों सेंटर ऑफ एक्सिस से जाता है, इसके मिड से जाता है, इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। जो C1 से पास होता है, C2 से पास होता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो, ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, इस अपर्चर का और प्रिंसिपल एक्सिस। और आप देखो, ये इसका भी सेंटर पॉइंट है और ये इसका भी सेंटर पॉइंट है। इसको आप हॉरिजॉन्टली देखोगे तब भी यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, इसको वर्टिकली देखोगे तब भी आपका सेंटर पॉइंट है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। आपने मिरर में क्या देखा था, पोल देखा था सबने, यह पॉइंट क्या होता था, पी, पी मतलब पोल। उसी तरह लेंस में इसको कहते हैं सी, कई जगह बुक्स में ओ मिलेगा, कई जगह इसको सी मिलेगा, और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस इस C1 से पास होती है, इस C से पास होती है और ये C2 से पास होती है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है भाई, कई बार C होते हैं तो आप क्या करना, ओ ले लेना, ओ भी आप ले सकते हो, सी भी आप ले सकते हो। ठीक है, और क्या होता है, यस, ये चार चीजें हो गई। आपका अपर्चर हो गया, मतलब जो पार्ट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों दोनों स्फीयर के होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, लाइन जो पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर जो सबका सेंटर होता है। ठीक है जी। अब प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ हो गए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में कैसे आप ये फॉर्म करते हो। चलो यहाँ पर हमारा क्या है, अभी देखो, मिरर में एक बात होती, मिरर में क्या बात होती थी भाई, आप उसमें एक ही तरफ से आप रे डाल सकते थे, है ना। मिरर में क्या होता था भाई, लाइट रे यहाँ से आती थी, क्योंकि दूसरी तरफ क्या होता था आपका, ओपिक होता था, ब्लैक होता था। और यहाँ पर क्या होती है, रे ऐसी भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, और आप चाहो तो इस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है ना। आप घर में देखो, आप चश्मा पहनते हो स्पेक्स, आप ऐसा देखो और ऐसा देखो, हो सकता है इतना क्लियरिटी ना दिखे पर लगभग सेम दिखाई दे रहा है। देखो, मेरे को चश्मे को मैंने ऐसा पहना और मैं चश्मे को उल्टा करके पहन लिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब लाइट रेज दोनों तरफ से ट्रेवल करती लेंस में। इसका मतलब क्या हुआ, फोकस भी दो जगह बनेगा। जब हम मिरर की बात करते थे तो लाइट रेज क्या होती थी, जब यहाँ से टकराती थी वापस यहाँ पर आती थी, यहाँ पर टकराती थी फोकस पे आती थी, यहाँ से टकराती थी फोकस पे आती थी, और यहाँ पर टकराती थी फोकस पे आती थी। ठीक है, इसका मतलब जहां भी रे मीट करती है इसको फोकस कहते हैं। तो मिरर के केस में, लेंस के केस में देखो क्या होता है, ये वाला। तो हमने दो केसेस लिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसलिए यहाँ पर दो फोकस हुए। तो ये एक को हम बोलते हैं F1, एक को हम बोलते हैं F2। इस भाषा में मत समझो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। ये तो थोड़ा टिपिकल मेथड है। मान लो इसको, मान लो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था कोई, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा था, तो इसकी रेज कैसे जाएंगी, यहाँ से इधर जाएंगी, इससे टकराएंगी, रिफ्रेक्ट होंगी। उस केस में रिफ्लेक्ट होती थी, इसमें क्या होंगी, रिफ्रेक्ट होंगी। अब वो इमेजेस कैसे बनती है आपको थोड़ी देर में बता, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट होगी क्या होंगी, वो देखोगे ऐसे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। एक रे यहाँ से निकलती है, वो सीधी निकल जाती है, एक रे यहाँ से आएगी, कन्वर्ज कर रही है। तो समझो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, तो आपका इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इस लोकेशन पे, इस फोकस पे आपका इमेज फॉर्म होता है। और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, तो अब रेस कहाँ से आएंगी, ऐसे आएंगी, ट्रेवल करेंगी, तब आपका फोकस यहाँ बनेगा। तो किसी भी लेंस में आपके दो फोकस बनेंगे, जिसको हम F1 और F2 कहते हैं।
ठीक है, इसको क्या कहते हैं, F1 और F2। अब ये जो लाइट डाइवर्ट होती है, अब ये किससे होती है आपको वो दिखाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमको क्लियर कि फोकस दो बनेंगे, बट लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो समझने वाली बात। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने एक हल्का सा कन्वेक्स मिरर बनाता हूं, थोड़ा बड़ा सा, अच्छा आपको समझने में आसान है। ये समझो आपका मिरर हो, ये आपका लेंस हो, ठीक है, ये इसका सेंटर लोकेशन। अभी हम क्या करते हैं, एक रे को इससे पास करते हैं। ठीक है, हमने एक रे को लिया और इससे से पास किया, यहाँ तक रे आ गई। अपनी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजी रहेगा अपने को। ये अपनी रे ऐसे आ रही है, यहाँ तक आएगी। अब क्या होगा, अब वो यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट होगी, और किसके रिफ्लेक्ट में रिफ्लेक्ट होगी, 90 डिग्री, है ना। ये रे आ रही है यहाँ पर इतनी ऐसी, यहाँ पर क्या होगा, ये इसका नॉर्मल है। सॉरी, ये रे कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। ये डायग्राम आप भी साथ साथ में बनाते चलो। देखो इससे आपका नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल कहाँ बनेगा इसका बताओ। अब बोलिए, वर्ष बंद बोलिए, रेन कोट लाइक और पक्का, ठीक है। यस, हो जाएगी हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बनाता हूँ मैं, मतलब इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसा समथिंग, ठीक है। ऐसे इसका नॉर्मल जाएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं रे को थोड़ा सीधा लेता हूँ ताकि समझाने में इजी रहेगा। ये टेढ़ा लिया तो और टेढ़ा बन जाएगा। 1 सेकेंड, ये हमारा लेंस हो गया। मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ ताकि समझाने में इजी रहेगा। ये मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। अब मेरा नॉर्मल कहाँ बनेगा, नॉर्मल मेरा मिरर के रिस्पेक्ट में ऐसा बनेगा समथिंग। देखो ये मेरा सर, ये यहाँ पर, ये क्या है, स्ट्राइक करने वाली है, यहाँ पर क्या होने वाली है, ये आगे स्ट्राइक करने वाली है, तो ये मेरा नॉर्मल बनेगा। ये मेरा क्या बनेगा, नॉर्मल। नॉर्मल कैसा बनेगा, एक दिन वापस नॉर्मल बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो रही है। नॉर्मल क्या है, पकड़ में नहीं आ रही है। ये आपका रे ऐसे आएगी, अब इस सरफेस से टकराएगी तो आपका नॉर्मल बनेगा समथिंग ऐसा। हम इस पॉइंट में जब टकराएगी तो ये आपका बनेगा नॉर्मल है, ये आपका। तो ये रे इसको आके टकराएगी ना, तो ये बनेगा इसका नॉर्मल। अब नॉर्मल बनने के बाद यहाँ कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है, कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो ये रेयरेड मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये कहाँ ट्रेवल करने चाहिए, ये अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द जाएगा नॉर्मल या टुवर्ड द नॉर्मल। ये ऐसे जाने वाली थी प्रैक्टिकली, पर कैसे हो जाएगा, इट्स, हाँ, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू द ग्लास, किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब आपकी लाइट जो बेंड होगी तो आपको कैसा दिखाई देगा, वो हल्का सा आपको अंदर की तरफ दिखाई देगा, हल्का सा डाइवर्ट आपको, हल्का सा बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो इस पाथ पे जानी चाहिए थी, है ना, कौन से रास्ते जानी चाहिए थी, वो इस रास्ते से जानी चाहिए थी स्ट्रेट, पर एयर टू ग्लास में जा रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, तो इस रास्ते से निकलेगी। अब यहाँ पर वापस क्या हुआ, और वो ग्लास से वापस किस में जा रही है, एयर में जा रही है। इसका मतलब फिर से क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्शन आएगा। अब नॉर्मल कैसे बनेगा इससे, इसको नॉर्मल कैसा बनेगा आपका ऐसा, ये आपका नॉर्मल है। देखो हमने जब ये ग्लास स्लैब पढ़ा था, याद है आपको, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में ये और ये दोनों पैरेलल थे। ग्लास स्लैब आपको ध्यान होगा, ये लाइन दोनों क्या थे, पैरेलल थे, इसलिए आपका नॉर्मल कैसा था, ऐसा था। पर इस केस में कैसा हो रहा है, ये पैरेलल नहीं है, ये और ये पैरेलल है क्या, नहीं, ये पैरेलल नहीं, इसीलिए इसके आपके नॉर्मल टेढ़े मेढ़े बनेंगे, ठीक है। ये इस सरफेस के नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा, ये सरफेस है तो नॉर्मल ऐसा बनेगा इस पॉइंट पे। अब क्या होगा, अब ग्लास टू एयर में जा रही है, अभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब कहाँ जाएगी,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो आपको लाइट कैसी जाती दिखाई देगी, ये जो ऐसी जानी चाहिए थी, ये नॉर्मली इस पाथ को लेती, पर इस पाथ को नहीं ले रही है, ये अपने कैसे जाती है कि थोड़ी सी आपको अवे दिखाई दी, तो आपकी ये रे ऐसी निकलती दिखाई देगी। इसलिए आपकी लाइट आई ऐसे थी, रिफ्लेक्ट हुई अंदर लाइंस में ऐसे आई, और कहाँ थी, अंदर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना। लाइट आ ऐसे रही थी, इससे टकराई, थोड़ा अंदर ट्रेवल कर गई, फिर बाहर निकली, फिर अंदर ट्रेवल कर गई। इसलिए आप हर एक केस कैसे देखो, इस केस में कैसा होगा, लाइट यहाँ से आती मालूम, अगर लाइट यहाँ से आएगी, इधर अंदर की तरफ जाएगी, ऐसे इस मीडियम में तो सेम ट्रेवल करेगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके थोड़ा अवे अवे फ्रॉम द समथिंग वैसा। तो इस तरह इसमें लाइट रे ट्रेवल करती है, अंदर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, अंदर सेम पाथ पे ट्रेवल करेगी, और फिर बाहर दो, इस पे डबल रिफ्लेक्शन होता है, एक इस पॉइंट पे होगा, एक इस पॉइंट पे होगा। तो आपको कैसा दिखाई देगा, आपकी रेज, या आपकी एक रे आई थी, या आपको ऐसे आती दिखाई देगी, एक रे आपको ऐसी आई थी, ऐसी आती दिखाई, तो समथिंग आपका यहाँ पर आपको फोकस, ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। एनी डाउट टिल हियर, प्लीज आस्क। क्लियर सबको? सबने प्लीज रिप्लाई किया कीजिए, गुड। तो इसमें वही आपको मैंने बताया था, जैसे लाइट दो तरफ ट्रेवल करती है, ठीक है, आपके लाइट दोनों तरफ से आपके ट्रेवल कर सकती है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका राइट में भी हो सकता है, इसलिए आपके दो फोकस होंगे, जिसको हम F1 और F2 कहते हैं, ठीक है, एक को हम F1 लिखते हैं, एक को हम F2 लिखते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर ये C है, अगर ये F है, तो CF1 विल इक्वल टू CF2, ये दोनों सेम रहेंगे हमेशा, और इसको कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ये कन्वेक्स लेंस इसलिए लिखेंगे फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेम ऐसा चीज आपका होता है कनकेव के साथ, ठीक है, आपको सेम चीज बता दिया मैंने, सेम आपका होता है कनकेव के साथ, इसमें भी दो होते हैं सेम, सेम वही चीज, लाइट यहाँ से ट्रेवल कर सकती है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, या आपका इस पाथ से आ सकती है, इधर से और इधर से, ऐसा। तो हमेशा आपको मीटिंग कहाँ दिखाई देगा, फोकस से, तो यहाँ पर भी दो फोकस होते हैं, F1 F2। अब इसमें रे डायग्राम कैसे बनता है आपको वो समझा, आपको एग्जाम में नहीं बच्चा, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि फोकस कैसे बनता है। हमने मिरर में क्या देखा था कि जहां पर भी आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट मीट करती है, इसको हम फोकस कहते हैं। उसी तरह लेंस में जहां भी आपकी लाइट रेज मीट होती है, एक्चुअल मीट होती है, और अपीयर टू मीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। तो आता बच्चा, तो हम देखते हैं कनकेव के केस में कि इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। फर्स्ट वाले को क्या कहते थे, कन्वर्जिंग, अब इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं वो देखो। अब देखो यहां से लाइट रे आई, स्ट्रेट आई, ठीक है, अब इसका नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल बनाते हैं इसका पहले, ये इसका नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पे ऐसा नॉर्मल, अब एयर टू ग्लास, और फिर वापस एयर, तो वापस अब टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की टुवर्ड जाएगी इस तरफ, ये वाला ये पाथ लेगी लाइट ट्रेवल करने के लिए, ऐसा समथिंग यहाँ पर, फिर उसका नॉर्मल कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर इसका नॉर्मल होगा ऐसा। अब क्या, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वापस जो इस पाथ से जानी चाहिए थी ऐसे, ये इस पाथ से नहीं जाएगी, वो कौन से पाथ से निकलेगी, वो यहाँ से ऐसा निकलेगी यार। ये मैंने बहुत एक्सेस बनाया है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि आपको इतना डाइवर्ट नहीं होता, ऐसे आएगी, हल्की सी ऐसे डाइवर्ट होती है इधर, फिर से डाइवर्ट होती है ऐसा, तो निकल जाती है। तो देखो कोई भी लाइट रहेगी ऐसे आएगी, डाइवर्ट होगी, बाहर निकल जाएगी, यहाँ से आएगी, इधर आएगी, बाहर, तो सारी रेज कैसे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, दीज आर शूटिंग आउट, मतलब क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, इसलिए कनकेव को हम क्या कहते हैं, डाइवर्ट हो रही, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। अंडरस्टूड, इसका दो जगह रिफ्लेक्शन है,
मिरर में क्या होता है, एक ही जगह रिफ्लेक्शन होता है, पर लेंस के केस में दो जगह रिफ्लेक्शन होता है। फर्स्ट जब एयर से ग्लास में जाएगी तब, और जब ग्लास टू एयर में जाएगी तब। अंडरस्टूड? क्लियर? चलो गुड, प्लीज रिप्लाई करते रहे फटाफट। इसमें सेम दो फोकस होते हैं, प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, F1 F2। इसके भी, इसमें भी सेम रहता है आपका CF1 इक्वल टू CF2। चलो गुड, आगे देखते हैं और क्या है ये। अब हम देखते हैं रे डायग्राम। ठीक है, अब रे डायग्राम देखते हैं। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कनकेव लेंस कैसा होता है। ठीक है, अब रूल्स, इमेज फॉर्म होती है, उसमें 4 रूल्स पढ़े थे मिरर में। रूल याद है सबको? कौन कौन सा रूल था? हम जब पैरेलल जाएंगे मिरर के केस में, जब पैरेलल होंगे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वी विल मीट एट द फोकस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था। दूसरा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते थे लाइट रे, तो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती थी, ऐसा उसी पाथ पे रिटर्न होती थी। और जब फोकस से पास होते थे, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और फोर्थ, जब पोल पे टकराती थी पी पॉइंट पे, तो उसी पाथ से रिटर्न होती थी। वहां पर हमने 4 रूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो वहां पर हमने 4 रूल्स पढ़े थे, है ना? रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल रिफ्लेक्ट एट द फोकस। सेकंड, it will pass from the center of curvature, it will return back on the same path. Third, when it will pass to the focus, it will become parallel to the principal axis. और fourth, जब पोल पे टकराती थी और उसी एंगल से रिटर्न होती थी, I इक्वल टू R। तो यहाँ पर भी 3 लॉ होते हैं, यहाँ पर 4 लॉ नहीं होते, यहाँ पर 3 लॉ होते हैं। और किसी भी 2 लॉ को यूज करके, किसी भी 2 लॉ को यूज करके आप इमेजेस बना सकते हो। तो चलो, इसमें फर्स्ट, अभी हम पहले कनकेव का देखेंगे, बाद में कन्वेक्स का देखेंगे। पहले कन्वेक्स का देखेंगे, फिर बाद में कनकेव। तो रे इंसिडेंट और नॉर्मल इन डायरेक्शन पैरेलल। इसमें देखो लाइन आपकी पैरेलल आई, तो जब भी लाइन आपकी पैरेलल आएगी, हमेशा वो फोकस पे निकलेगी। देखो यहाँ पर एक फोकस है F1, यहाँ पर F2 है। तो जब भी लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल जिसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, हमेशा रिटर्न फोकस पे आएगी। देखो मिरर में ऐसा होता है, line parallel to the principal axis, it will reflect back at the focus। ठीक है, अब मान लो लाइट रे यहाँ से आ रही हो तो ऐसा, फिर कहाँ निकलेगी? इधर निकलेगी। अंडरस्टूड? फर्स्ट रूल ये था। सेकेंड रूल ये कहता है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम क्या बोलते थे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, अगर लाइट रे, क्योंकि लाइट रे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, तो विदाउट एनी डाइवर्जन। क्यों डाइवर्जन नहीं होगा? यहाँ पर ये कैसा बन जाएगा एंगल? 90 डिग्री। हमने पढ़ा था ना कल, अगर लाइट रे 90 डिग्री, नॉर्मल आई आई कितना हो जाता है? 0। इससे रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 0। अगर इस केस में क्या हो रहा है, आपकी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट पास ऑन करेगी, कोई भी डाइवर्जन नहीं होगा। थर्ड चीज सेम, अगर ये फोकस से पास करेगी, तो लेंस से टकराने के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। वो सेम चीज जो हमने उसमें पढ़ा था, लगभग सेम चीज, सिर्फ हमने पोल हटा दिया है, इसे पोल का कोई काम नहीं है। ठीक है, ऑल दीज 3 रूल्स क्लियर। इसमें आप कोई भी इमेज बनाओगे, आप कैसे बनाओगे? आप कोई भी 2 रेज यूज करके आप बना सकते हो, एनी 2 रेज। ठीक है, अब इसमें भी 6 केसेस होते हैं। वहां पर कन्वेक्स में 2 केसेस थे, यहाँ पर कन्वेक्स में 6 केसेस। हम एक एक केस को भी स्टडी करेंगे। वो केस सारे सेम रहते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट, वो सेम 6 केस इसमें भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पर टर्म सिर्फ क्या चेंज हो गई? वहां जो पोल होता था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बन गया। वहां पर एक फोकस होता था, यहाँ पर 2 फोकस है, फोकस 1 एंड फोकस 2। बाकी सब चीज सेम रहती है। तो देखो फर्स्ट डायग्राम, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं बेटा। इस पोल को यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। वहां पर जिसको पोल कहते हैं,
इसको यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चल सकते हैं, क्योंकि 6 रे डायग्राम तुरंत सीख जाएंगे अभी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने मिरर अगर सीरियसली अटेंड किया है तो बहुत ईजी है। चलो गुड, देखो इन्होंने इसको किससे बनाया, 2 पैरेलल लाइन से बनाया। ठीक है, ये भी देखता हूँ, फिर आपको मैं दूसरी रे से आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये लाइन कैसे आई, ये किसी भी एंगल से आई, ये लाइन कैसे आई, ये कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो हम इस डायग्राम को यूज नहीं करते। ठीक है, तो उसने क्या नहीं लिया, उसने दोनों पैरेलल लिए हैं। ठीक है, हम अपने डायग्राम से बनाते हैं, अपने को अपना काम करने में अलग मजा आता है। ठीक है, चलो जी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हम बनाएंगे अपना मिरर, मतलब लेंस बनाएंगे अपना। ऐसा, चलो ये हमारा हो गया सी पॉइंट, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ, याद आ गया मुझे, वो शायद मैंने आपको बताया था, रात अभी समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा F2, ये हमारा 2F। हम जब मिरर पढ़ते थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता था, ये पोल होता था, ये फोकस होता था, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इसको ये F, हमारा ये F है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको यहाँ पर F2 बोला जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, नॉर्मल F2, इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो, तो बुक की भाषा अलग अलग होती है, सबको होता है। ठीक है, नॉर्मल इसको आप क्या लिख सकते हो, C1 भी लिख सकते हो, ये C2 हो गया, ये आपका स्टोरी, इसको मैं खुद ही लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, ये हमारा F1, ये हमारा F2, मैंने कहा था 2 फोकस होते हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, T1, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन नंबरिंग। इसको हम लिखेंगे T2, इसको हम लिखेंगे C1। अब ठीक है, और इसको ऑप्टिकल सेंटर को हम O ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस 1, ये फोकस 2, ये हमारा C1, ये हमारा C2, क्योंकि यहाँ पर 2 सर्किल होते हैं, एक सर्किल इसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, अब 3 रूल थे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल, आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे कहीं रखा है, बहुत दूर पीछे कहीं रखा, वो बहुत पीछे रखा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत पीछे, तो हमारी लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, स्मॉल लाइट रे आपकी ऐसे आएगी, यहाँ पर आई, क्या होगा, कहाँ पर निकलेगी, फोकस पे निकलेगी, कहाँ निकलेगी, फोकस पे निकलेगी, तो कौन से फोकस पे निकलेगी, फर्स्ट वाले फोकस पे निकलेगी। ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड बनाते हैं, सेकंड वाली, इट विल पास थ्रू द, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो क्या होगा, सीधी निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, दोनों कहीं पर मीट हो रही है, यस, दे आर मीटिंग एट सम प्लेस, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो 3 रूल्स अपने, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि the pole of the mirror and the origin are at the same point. Now in this particular scenario, you all know y-axis is above positive and y-axis negative. यस, अनुषु बेटा क्या हुआ, क्या गड़बड़ करो बीच में। ठीक है, ओके, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगी, यहाँ पर, ये सबको क्लियर है, वे डायग्राम, ये हमने रूल 1 यूज किया, रूल 1, और इसमें रूल 2 यूज किया। आपको मैं एडवाइस करता हूं
कन्वेक्स मिरर ये लेंस के केसेस में आप रूल 3 यूज मत करो, रूल 3 यूज मत, क्योंकि आपको कैसे जाना पड़ेगा रूल 3 में, वो फोकस से जाएगा इधर से, फिर वो आगे जाएगा ऐसे और बिकम टू द पैरेलल, डायग्राम पक्का बनेगा, ठीक है। आप रूल 1 यूज, कोई भी 2 रूल यूज आपको करना है, रूल 1 करो, 2 करो, 3 करो, कोई भी आप 2 यूज करो। आपको एडवाइस कर रहा हूँ आप रूल 1 एंड 2 यूज करो, आपका डायग्राम इजी बनेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? किसी को डाउट है इस रे डायग्राम में तो प्लीज पूछ लीजिए। हमने इसमें रूल 1 यूज किया, क्या रूल यूज किया हमने? फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस it will pass through the focus. Second rule, it will pass through the optical center or no divergence. तो जहां पर भी दोनों मीट करें वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। अभी देखो इमेज कैसा है, कोई बताएगा इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है, यस, कैसा है? इन्वर्टेड है। और कैसा है? रियल है। वाई रियल? क्योंकि 2 लाइनें मीट होती है, तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे मीट होती है उसको क्या कहते हैं? रियल कहते हैं। ये उल्टा है ना, इसलिए इन्वर्टेड है। और साइज में कैसी छोटी है ना, ऑब्जेक्ट तो बड़ा था, इमेज कितनी बहुत छोटी इमेज है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या फॉर्म होता है। यस, तो इमेज विल फॉर्म एट द सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना, मतलब ये कहीं आगे जाके, ये इससे नहीं होगा, ये इन्होंने डायग्राम गलत बनाया है कि इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो समथिंग जो अपना सी है, इन्होंने फोकस लिखा है, सेकंड फोकस लिखा है ना, सेकंड फोकस मतलब ये वाला कहीं दूर जाके बनेगी, ठीक है। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और इट विल मच स्मॉल, बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। अब हम एक एक करके के केस देखते चलते। चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड 2f1, ठीक है, 2f1 मतलब इसको हम ले लेते हैं C1, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने C1 C2 लिया ना, ये हमारा हो जाएगा C2 और ये हमारा C1। अभी ऑब्जेक्ट क्या था, बहुत पीछे था, अब ऑब्जेक्ट यस, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस आ गया। मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ दोस्तों। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, तो आप लोगों का तो प्रोमेट ही चले जाते हैं, एटलीस्ट है बंदोबस्त क्लास लेने के लिए, तो ठीक है। तो हम सेकंड वाला पढ़ रहे थे एक बार वापस। हम सेकंड वाले पे थे। सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट है बिहाइंड C1, ये आपको मैंने तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा है C1, ये हमारा है C2, ठीक है। तो सेम ये फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो काफी इजी, मिरर के मुकाबले ज्यादा इजी लेंथ आपको लगेगा। कहाँ से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है, ठीक है। और दूसरी, इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर और स्ट्रेट निकल जाएगी, तो इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी, इस जगह पे आपकी इमेज फॉर्म होगी। सेम चीज आपकी रियल है, आपकी इन्वर्टेड है, और कैसी है? छोटी है, स्मॉल है, डिमिनिश्ड है, ज्यादा छोटी नहीं है पर डिमिनिश्ड है। और लोकेशन क्या है? इट विल बिटवीन सेकंड फोकस एंड सेकंड कर्वेचर, सेकंड फोकस एंड सेकंड कर्वेचर। अंडरस्टूड? एकदम इजी लग रहा है सबको? अभी ये हम पहले कर चुके मिरर में, इससे आपको बहुत इजी लगेगा अभी करना। और फिर अब इसकी क्या करते हैं, पोजीशन अपन शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसकी पोजीशन हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट 2f1, मतलब इधर C1 पे, और ये अपना है C2, ये अपना C1 और ये अपना C2, ठीक है। सेम
parallel to the principal axis, it will pass to the focus. Next will pass to the optical center, and now it will meet at here. तो देखो ये C1 से पास होता था, C1 पे था ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पर बनी, दूसरे C2 बन गई। आप लोग याद करो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता था तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, सेम। तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें सेम साइज आप कर रहे हो। जब आप इसका इस C1 पे रखोगे, इमेज कहाँ पर बनेगी, C2 पे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अंडरस्टूड, क्लियर? अगर किसी को डाउट है, सर इफ यू यूज मोर देन 2 रूल्स विल द इमेज फॉर्म एट द सेम पॉइंट, मैं अक्षता पिटाई करूंगा। क्यों पिटाई करूंगा? मैं आपको जब कह रहा हूँ क्लियर कि आप केवल 2 रूल यूज कीजिए, आप 3 रूल क्यों यूज करना चाहते हैं? आपका लॉजिक है, मुझे लॉजिक बताओ, बताइए बताइए अक्षता जी, जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। मैंने आपको मिरर के केस में क्या बताया था, मैंने मिरर में क्या बताया था, हम 2 रूल यूज करें, 3 रूल यूज करें, 4 रूल यूज करें, मैंने आपको क्या बताया था? रिप्लाई करो जल्दी फटाफट। तो उसमें 4 रूल से इमेज फॉर्म होती थी या नहीं होती थी? अक्षता जी मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। तो अब लेंस में भी सेम होता है, इसलिए पीछे इसमें का ना मिरर और लेंस में ज्यादा फर्क नहीं है। मिरर डबल हो गया, लेंस बन गया, बाकी लगभग सब चीज सेम। इमेज भी देखो रियल इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है ना, इसे 5 केसेस में रियल फॉर्म होती है, इन्वर्टेड फॉर्म होती है, एक केस में वर्चुअल होती है। तो खुद भी सोचना है। मैंने आपको कहा कि 3 रूल हैं, तीनों रूलों से इमेज बनती है, और मैंने कहा केवल 2 लेने हैं। इसका मतलब है कि वो तीसरा भी लोगे तब भी सेम पॉइंट पे होगा। ये तो हमने मिरर में डिस्कस किया था, ठीक है। चलो ये आपका थर्ड। फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन F1 एंड C1, आपका C1। अब इमेज थोड़ा जैसे ही आप इमेज को पास लाते जाओगे, देखो इसलिए हम लेंस में क्या होता है, लेंस से हम जितना दूर रहते हैं, लेंस से हम जितना दूर रहते हैं हमारी इमेज छोटी हो जाती है, और हम जितना लेंस के पास आएंगे, ठीक है, हम जितना लेंस के पास आएंगे उतना हमारा इमेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो माइक्रोस्कोप होता है ना, अब देखो माइक्रो ये मेनली कहाँ पर यूज होता है लेंस, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में आपका कैमरा के मेगापिक्सल, यहाँ पर लेंसेज लगते हैं, है ना। आप देखो पहले बड़े बड़े कैमरा आते थे, एक लेंस के आगे दूसरा लेंस के आगे तीसरा लेंस। तो क्या होता था, आप ऑब्जेक्ट दूर है उसको पास करने के लिए, उसको बड़ा देखने के लिए हम क्या करते थे, माइक्रोस्कोप यूज करते थे, ठीक है। वो इमेज को छोटा दिखाएगा या बड़ा दिखाएगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। तो आप ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज करते जाओगे तो आपका इमेज छोटा बड़ा होता जाएगा। तो आप माइक्रोस्कोप में क्या करते हो, आप ऑब्जेक्ट को एकदम पास में रखते हो, इसलिए आपको उसका व्यू बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। आपको क्या होता है, उसका व्यू बड़ा दिखता है। अंडरस्टूड, सबको क्लियर? तो अभी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन F एंड C, F1 एंड C1, सेम 2 रूल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, आपकी इमेज दूर जाती जा रही है, और आपका ऑब्जेक्ट छोटा होता जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट तो सेम है बट आपकी इमेज बड़ी होती जा रही है। अब क्या लिखोगे इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज साइज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज, इट इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, सेम चीज दूसरी तरफ बनेगी, ठीक है, इमेज। और लोकेशन आप बता सकते हो, इट विल बिहाइंड C2, yes it will be magnified. Same case 5, when object at the focus 1, तो सेम चीज आपका अभी क्या होने वाला है, अब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे जाके, बहुत दूर जाके आपकी इमेज बनेगी, बहुत दूर जाके, डाइवर्ज नहीं होगी, मतलब इमेज पक्का मिलेगी, ठीक है, इमेज पक्का मिलेगी बट दूर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल, तो ये लाइन बाद में दोनों क्या थी, पैरेलल हो जाती, दीज बोथ रे बिकम पैरेलल। तो कहीं दूर आप ऐसे स्क्रीन लगा दोगे
तो आपको यहाँ पर इमेज मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए सारे केसेस आपको बनाने कल। ठीक है, जिन लोगों का स्कूल का एग्जाम नहीं है उन सबको ये सारे केसेस बनाने। तो image will form at the infinity on the other side of the lens, real and inverted. Image is highly enlarged or magnified. Image बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब बड़ी किसके सेंस में, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, वैसा ऐसा नहीं हो रही कि वो बहुत बड़ी होती जा रही है, वैसा नहीं हो रही है, वो पैरेलल होगी। मतलब इमेज का साइज फिक्स रहेगा बट ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। समझ में आया मेरी बात? ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट अगर इतना है तो इमेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पर इमेज पक्का मिलेगा स्क्रीन पे। तो इन पांचों केसेस में आपका क्या होता है, आपका इमेज फॉर्म होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। और जो लास्ट केस होता है, जब आपने ऑब्जेक्ट को एकदम पास में लिया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1, आप यहाँ पर ये आपका O है और आप ऑब्जेक्ट फोकस के बीच में लिया होगे, ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में या ऑब्जेक्ट को लिया होगे, तो क्या होगा? ये आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर जा रही है यहाँ पर। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालो क्या होगा? ऐसा। तो कहीं ना कहीं अभी दोनों डिस्टेंस देखो, ये दोनों डिस्टेंस बड़े होते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी आंख इतनी बड़ी तो नहीं होगी ना, हमारे 4-10 आंख तो नहीं है, तो हमारी आंख इसको कहाँ देख पाएगी? इसको बहुत पीछे, मतलब एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी। तो दीज टू लाइन्स अपीयर टू मीट, क्योंकि फ्रंट में तो अपीयर होगा ही नहीं, कहाँ पर होगा? बहुत पीछे जाके आपको ये दोनों चीज इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म है। तो इमेज पीछे जाके फॉर्म हुई, अपीयर टू मीट है, इसलिए वर्चुअल है ना? इससे कैसी है? वर्चुअल है। और कैसी है? इरेक्ट है। ठीक है, इरेक्ट। और कहाँ पर है? लोकेशन दूर है, कहाँ से? C2 से। C1 C2 जो भी आप लोगे उससे आपके लोकेशन पीछे है। और कैसी है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी है? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये आपके 6 केसेस हैं कन्वेक्स मिरर के। इसको मैंने एक कैटेगरी करके आपके अलग से लिख दिया है। आपके 5 केस देखोगे, वहां पर आपका रियल एंड इन्वर्टेड है, लास्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट। आप अगर कनकेव मिरर के केस याद करोगे, वहां पर भी देखो सेम 5 होते थे, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट वाला केस क्या होता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक तरह से समझो आपके मिरर में आपने कनकेव की जगह कन्वेक्स आ गया, इतना ही चेंज हो रहा है, बाकी लगभग सेम है। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट और पढ़ लेते हैं फटाफट, थके तो नहीं आप लोग? लास्ट पार्ट पढ़ लें, क्योंकि कनकेव में ज्यादा नहीं, 2 ही आपके पास, या कल पढ़ लें इसको? कल पढ़ लेते हैं, कल के लिए थोड़ा छोटा जो भी है, 2 ही केसेस होंगे, इसको कल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 ही केसेस है कनकेव के, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन, जैसे हम उसमें पढ़े थे ना, 1/f = 1/u + 1/v। सर जो यूज कनकेव मिरर का है वो कन्वेक्स मिरर का भी यूज होंगे। नहीं, कनकेव और कन्वेक्स के यूजेस बच्चा अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेंस की बात करो, आपने देखो दोनों जगह मिरर लिखा है, या तो कन्वेक्स मिरर लिखो। ठीक है, तो इसके भी कार्टेशियन साइंस होते हैं। ठीक है, सेम चीज प्लस माइनस कहाँ होता है, इसका भी लेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेम इसका मैग्निफिकेशन होता है जो हम पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और उसका हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसका भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम क्या कोशिश करेंगे, हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर बताइए कौन सा हमको स्टार्ट करना, बताइए। अगर केमिस्ट्री रहेगा तो मैं मैडम का क्लास लगाऊंगा, और बायो रहेगा तो मैं आपका क्लासेस लेना स्टार्ट। एसएसटी बच्चा जुलाई में स्टार्ट होगा।